नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन लेवल पीवाईक्यू सीरीज का जो है आज हम यहाँ पे 15th पार्ट जो है डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो है 14th पार्ट आ चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो डेफिनेटली आपको जो है वो पार्ट्स देखने चाहिए। और सभी पार्ट्स की जो है पीडीएफ भी जो है हमने वहाँ पे प्रोवाइड करवाई है। पीडीएफ जो है आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो है करंट अफेयर से रिलेटेड भी जो पिक्स होती हैं डेली की, वो मैं प्रोवाइड करवाता रहता हूँ, जिससे आपकी जो है करंट अफेयर की भी जो है तैयारी होती रहेगी। करंट अफेयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, क्योंकि करंट अफेयर से जो है 8 से 12 क्वेश्चन जो है एनटीपीसी के अंदर पूछे गए हैं लास्ट टाइम। तो करंट अफेयर को भी आप स्किप नहीं कर सकते। करंट अफेयर का भी एक अहम रोल होता है, आप सभी जानते हैं। 40 जो क्वेश्चन है वो जीके जीएस के पूछे जाते हैं आपके एनटीपीसी एग्जाम के अंदर। टोटल जो है 100 मार्क्स का आपका होता है सीबीटी 1, और इसी 100 मार्क्स के लिए जो है 40 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप सीबीटी 1 को क्लियर करना चाहते हैं तो आपको ये पीवाईक्यू सीरीज जो है अंत तक देखना बेहद जरूरी है, जिससे आपका सिलेक्शन चांस के जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी ब्राइट हो जाए चांस। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। कोई भी अगर आपका डाउट है, कोई भी अगर आपका डाउट है, क्वेरी है, या कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए, आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया है, गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासान साल्ट वर्कर्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो किसने किया था? तो ये किसने किया था? तो ये अब्बास तैयब जी के द्वारा जो है किया गया था। तो गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासन साल्ट वर्कर्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का जो नेतृत्व था वो किसने किया गया था? तो ये अब्बास तैयब जी के द्वारा जो है किया गया था। बात करें दांडी मार्च की, तो दांडी मार्च की यात्रा कब शुरू हुई थी? ये मैं पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ। दांडी मार्च जो था, ये नमक सत्याग्रह था, इसकी जो शुरुआत थी 12 मार्च 1930 को इसकी शुरुआत हुई थी। और जो है ये ख़त्म कब हुआ था? 12 मार्च 1930 के बाद 6 अप्रैल 1930 को ये ख़त्म हुआ था। 6 अप्रैल 1930 को जो है ये ख़त्म हुआ था। और इसके अंदर जो है 78 अनुयायी जो है महात्मा गांधी जी के साथ साथ में थे। मतलब महात्मा गांधी जी के साथ 78 अनुयायियों ने जो है दांडी मार्च में साथ दिया था। और एक और आप याद रखेंगे, कमला देवी चट्टोपाध्याय। कमला देवी चट्टोपाध्याय, इन लेडीज ने क्या कहा था गांधी जी को कि ये जो आंदोलन है दांडी मार्च का, इसको केवल पुरुषों तक ही सीमित ना रखा जाए। ये लाइन भी आप बेहद इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि किसने कहा था महात्मा गांधी को कि जो दांडी मार्च जो है यात्रा है वो केवल पुरुषों तक ही सीमित ना रखी जाए, इसमें जो है महिलाओं का भी योगदान होना चाहिए। तो ये किसके द्वारा कहा गया था? कमला देवी चट्टोपाध्याय के द्वारा जो है कहा गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल रुपए 12 के वार्षिक प्रीमियम पर दुर्घटनावश मृत्यु जोखिम कवर प्रदान किया जाएगा। तो कितने का प्रीमियम कवर जो है ये दुर्घटनावश मृत्यु जोखिम कवर प्रदान किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भाई 2 लाख का। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जो है केवल रुपए 12 के वार्षिक प्रीमियम पर का जो है दुर्घटनावश मृत्यु जोखिम कवर प्रदान किया जाएगा 2 लाख का। और आप इसके बारे में क्या याद रख सकते हैं? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये प्रधानमंत्री जो ये योजना थी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसको कब शुरू किया गया था? तो इसको 2015 के बजट में शुरू किया गया था। ठीक है, 2015 आप याद रख सकते हैं। 2015 के जो है बजट में इसको शुरुआत किया गया था, शुरुआत की गई थी। आप 2015 में मान सकते हैं इसकी शुरुआत हुई थी इस योजना की। ठीक है, उसके बाद आप याद रख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया, अपने पहले 3 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट मैचों में लगातार 3 टेस्ट शतक बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज क्या क्या नाम था? तो ऐसे कौन से भारतीय बल्लेबाज थे जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट मैचों में लगातार 3 टेस्ट में 3 शतक लगाए थे? तो ये हो जाएगा मोहम्मद अजरुद्दीन। ठीक है,
ये चारों ही भारत के खिलाड़ी हैं, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर और मोहम्मद अजरुद्दीन। तो मोहम्मद अजरुद्दीन ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने 3 लगातार टेस्ट मैचों में 3 टेस्ट शतक लगाए थे। अब बात क्रिकेट की हुई है तो आपको जानना चाहिए आईसीसी। आईसीसी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? तो आईसीसी की फुल फॉर्म हो जाएगी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है, क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1909 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। बात करें आईसीसी की तो बीसीसीआई की भी आपको याद होना चाहिए। बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इसकी स्थापना फुल फॉर्म हो जाएगी। और इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1928 में जो है इसकी स्थापना हुई थी बीसीसीआई की, ठीक है। आईसीसी क्या है? आईसीसीआई सभी देशों के क्रिकेट मैचों का जो है शेड्यूल तैयार करता है। और जो बीसीसीआई है ये भारतीय क्रिकेट के बोर्ड का जो क्रिकेट के जितने भी मैच हैं भारत के उन सभी का शेड्यूल करता है, ठीक है, देख रेख करता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं तो 4 में क्या कहा गया है? इनमें से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का एक उदाहरण है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन का जो उदाहरण हो जाएगा ये हो जाएगा आकाश का नीला रंग। तो आकाश का जो नीला रंग किस वजह से होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से जो है आकाश का नीला रंग होता है। मैं कुछ और जानकारी बता देता हूं इस क्वेश्चन के बारे में। फॉर एग्जाम्पल जैसे तो ये जो है प्रकाश की प्रकीर्णन के उदाहरण आप देख लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे जगह भी नहीं है इस क्वेश्चन में, कोई नहीं आपको बता देता हूं मैं। प्रकाश के प्रकीर्णन, ठीक है, प्रकीर्णन, ठीक है, ये उदाहरण पूछे जाते हैं इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण क्या हो जाएंगे? तो आकाश का नीला रंग, पहली बात तो इसी क्वेश्चन का आंसर था जो आकाश का नीला रंग। और क्या हो जाएगा आकाश के नीले रंग की जगह? सूर्योदय और सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का लाल प्रकाश होता है। सूर्यास्त, सूर्योदय के समय आकाश का लाल रंग, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा? टिंडल प्रभाव हो जाएगा लास्ट, टिंडल प्रभाव, ठीक है। ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं? तो ये सभी एग्जाम्पल हो जाएंगे प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है। अब प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण आप देख लीजिएगा। प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण, तो प्रकाश के अपवर्तन के जो उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे? फॉर एग्जाम्पल हो जाएगा पानी से भरे तालाब का तल ऊपर की ओर उठा हुआ दिखना, ठीक है। फर्स्ट ये हो जाएगा। सेकंड क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा पानी से भरे गिलास में पेंसिल टेढ़ी दिखना, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण भी बता दिए, प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण भी बता दीजिएगा, तो बता दिए, ये आप देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो 5 में क्या कहा गया है? कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? तो कौन सा जो कोशिकांग है वो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हरित लवक हो जाएगा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, तो ये हरित लवक हो जाएगा। जो कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है वो हो जाएगा हरित लवक, ठीक है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय का जो मुख्यालय है वो हो जाएगा जापान में। जापान की राजधानी हो जाएगी टोक्यो। ठीक है, जापान की राजधानी आप याद रखेंगे टोक्यो। बात हुई संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1975 में। ठीक है, 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? जापान के टोक्यो में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा? टोक्यो के अंदर। ठीक है, ये भी आप चीज याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, सिपाही विद्रोह की बात हुई है यानी कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की बात हुई है। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो ये हुआ था 10 मई 1857 को। ठीक है, कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से शुरू हुआ था। किसने किया था? मंगल पांडे ने किया था। ठीक है, मंगल पांडे के द्वारा किया गया था। और क्वेश्चन नंबर 7 का जो है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग जो है ये गवर्नर जनरल होते थे सिपाही विद्रोह के दौरान। ठीक है, और ये खत्म कब हुआ था? तो भाई इसकी डेट भी याद रखना, खत्म कब हुआ था ये विद्रोह। शुरू तो आपने देख लिया कब हुआ था। कब हुआ था? 10 मई 1857 को तो ये शुरू हुआ था। उसके बाद जो है ये जून 1858 में ख़त्म हुआ था। जून 1858 में जो है ये ख़त्म हो गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है उस विकल्प का चयन करें जिसे मलयालम से वही संबद्ध है जो उड़िया का उड़िया से है, उड़ीसा का उड़िया से है। वैसे ये रीजनिंग का क्वेश्चन है भाई। रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे। ये मैंने सिर्फ आपको क्या बताने के लिए बताया गया है, फॉर एग्जांपल मैंने ये स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चन लिया है। बाकी ये क्वेश्चन जो आपका रीजनिंग से रिलेटेड है। जो मलयालम है ये क्या है? मलयालम एक भाषा है जो कि कहाँ बोली जाती है? जो कि कहाँ बोली जाती है भाई? ये बोली जाती है केरल के अंदर बोली जाती है। ठीक है, केरल के अंदर बोली जाती है। जैसे कि जो उड़िया भाषा है ये उड़ीसा के अंदर बोली जाती है। तो मलयालम भाषा कहाँ पर बोली जाती है? केरल के अंदर ये भाषा बोली जाती है। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है इनमें से कौन सी गतिविधि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है, पूछा गया है। एक क्वेश्चन भी थोड़ा सा ध्यान से पढ़िया करिएगा लास्ट में ये। वैसे आप जल्दबाजी में कई बच्चे क्या पढ़ते हैं, इनमें से कौन सी गतिविधि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। अरे भाई ध्यान से पढ़ लो, यहाँ पे नहीं भी लगाया गया है। ठीक है, नहीं है, नहीं है पूछा गया है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। परिवहन के लिए सोलर कार का उपयोग जो है ये ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो है जिम्मेदार नहीं है। बाकी ये ताप विद्युत ईंधन हो गया, परिवहन के पेट्रोल वाहन हो गया, ये सभी जो है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, नहीं पूछा गया है तो नहीं हो जाएगा। परिवहन के लिए जो है सोलर कार का उपयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको आजकल आपने देखा होगा ई स्कूटी चल गई है, काफ़ी सारी ई स्कूटी तो चल गई हैं, ई कार्स भी चल गई हैं। ठीक है, ई कार भी चल गई हैं। ये बैटरी से चलती हैं, बैटरियों को चार्ज किया जाता है जिससे जो है प्रदूषण नहीं हो पाता, धुआं है वो नहीं निकल पाता। इसीलिए जो ये ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया, और प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा ये जो एक्सप्लेनेशन हम कर रहे हैं क्या ये सही तरीका है या फिर इसमें कुछ चेंज किया जा सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था। तो किस साम्राज्य को जो है ये चेरी नाम दिया गया था? तो ये अवध साम्राज्य को ये चेरी नाम दिया गया था, लॉर्ड डलहौजी। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो इनका कार्यकाल जो है 1848 से 1856 तक का कार्यकाल था। और इनके कार्यकाल के दौरान प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी हुई थी वो भी मैं आपको बताऊंगा। चेरी नाम क्यों दिया था? क्योंकि इनके द्वारा कहा गया था ये एक ऐसा फल है जो हमारे मुंह में किसी ना किसी दिन टपक जाएगा। ठीक है, तो ये गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कहा गया था। चेरी नाम किसको दिया गया था? अवध के राज्य को जो है दिया गया था। अब इनकी प्रमुख घटनाएं मैं बता देता हूँ। 1848 से 54 के बीच में, 56 के बीच में जब ये गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, तो इनके प्रमुख जो हुए थे
घटनाएं हुई थी वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रमुख सुधार आप लिख लेना, कौन कौन से सुधार इनके समय में जो है किए गए थे। तो कौन कौन से सुधार हुए थे? एक तो प्रशासनिक सुधार हुआ था, ठीक है, प्रशासनिक सुधार इनके समय में हुआ था। उसके बाद आप क्या याद रख सकते हैं? सामाजिक सुधार भी इनके समय में हुए थे, सामाजिक सुधार। ये सारे आपको याद नहीं रखने हैं, मैं बताऊंगा कौन कौन सा आपको याद रखना है। सामाजिक सुधार इनके समय में हुआ, बाकी आपको खुद भी पता चल जाएगा। सैन्य सुधार भी इनके समय में हुए थे। बाकी एक वीडियोस मैं उस पर बनाऊंगा जो कंप्लीट जो भारत के गवर्नर जनरल या फिर वाइस राय रहे हैं उन सभी की एक लिस्ट आपको दूंगा, और उनके समय में कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो कार्य हुए हैं भारत में उन सभी की जो है कार्य प्रणाली आपको दूंगा। काफ़ी जो इंपॉर्टेंट है वो वीडियो आपके लिए रहेगा। ये एक सैन्य सुधार भी इनके समय में हुआ था। उसके बाद क्या आप याद रख सकते हैं? सार्वजनिक निर्माण कार्य हुआ था, शिक्षा में सुधार हुआ था, रेलवे, डाकघर, तार की स्थापना। तो इतने इंपॉर्टेंट जो काम थे, इसमें से आप क्या याद रख सकते हैं? इसमें से आप याद रख सकते हैं सैन्य सुधार, आप याद रख सकते हैं शिक्षा में सुधार, याद रख सकते हैं रेलवे, डाकघर और तार। ये तीनों आपको याद रखने हैं। ये किसके कार्यकाल में जो है सुधार हुए थे? तो ये हुए थे गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के समय में हुए थे। इनका कार्यकाल कब था? 1848 से 1856 का कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत के जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है, सबसे पहले आप ये याद रखेंगे भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो ये होते हैं राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं ये आते हैं अनुच्छेद 52 से 62 के बीच में, ठीक है। अब बात करें भारत का द्वितीय नागरिक कौन सा होता है? तो भारत का द्वितीय नागरिक होता है भाई उपराष्ट्रपति। ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो ये अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं भाई अनुच्छेद 63 से 73 के बीच में आते हैं, ठीक है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा जो है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है सुश्रुत संहिता किस विषय से संबंधित है? तो सुश्रुत जो संहिता है ये किससे संबंधित है? तो ये चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा से जो है संबंधित हो जाएंगे। और सुश्रुत संहिता को किसने लिखा है? ऑब्वियसली आचार्य सुश्रुत ने ही लिखा है। वे एक प्रसिद्ध चिकित्सक और शल्य चिकित्सक थे। इनका जन्म कब हुआ था? तो जन्म इनका हुआ था 6वीं शताब्दी में। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो है इनका जन्म हुआ था, ठीक है। काशी में जो है इनका जन्म हुआ था, काशी में इनका जन्म हुआ था। ये चीज जो है आपको याद रखनी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और इन्हीं को जो है शल्य चिकित्सक का जनक कहा जाता है, ये भी आप याद रखना। शल्य चिकित्सा का जनक कौन है? सुश्रुत, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है यूनिक्स, MS डोस, लाइनेक्स, इनमें से किसके उदाहरण हैं? ये 3 उदाहरण दिए गए हैं भाई। यूनिक्स हो गया, MS डोस हो गया और लाइनेक्स हो गया। तो ये किसके मैंने बता ही दिया, कोई बात नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टमों के जो है ये उदाहरण है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है बी
करेक्ट हो जाएगा। तो ये किसके उदाहरण हो जाएंगे, यूनिक्स, एमएस डोस और जो लाइनेक्स है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टमों के जो है उदाहरण है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, हमारे कंप्यूटर को जो है चलाने में मदद करता है। कंप्यूटर में जो है प्रोग्राम लोड होता है, जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं आप बटन दबा के इलेक्ट्रिसिटी का, तो सबसे पहले जो प्रोग्राम लोड होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यमों से ही लोड होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है विवेकानंद शिला स्मारक कहाँ स्थित है। तो विवेकानंद शिला स्मारक जो है ये कहाँ पर अवस्थित है, तो ये कन्याकुमारी के अंदर अवस्थित है। विवेकानंद शिला स्मारक की स्थापना किसने की थी, तो ये विवेकानंद शिला स्मारक की जो स्थापना है एकनाथ रानाडे ने की थी। एकनाथ रानाडे, ठीक है, एकनाथ रानाडे के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। उद्घाटन कब किया गया था इसका, तो उद्घाटन किया गया था 2 सितंबर 1977 को। 1970 को किसने किया था, तो ये तत्कालीन प्रधानमंत्री होते थे हमारे वीवी गिरी। ठीक है, इनके द्वारा जो है उद्घाटन किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट में बोला गया है क्वेश्चन नंबर 15 में, उसके बाद आप इनके बारे में भी याद रख लेना थोड़ा भाई। स्वामी विवेकानंद हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व हैं। स्वामी विवेकानंद, विवेकानंद, ठीक है। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था, तो भाई इनका जन्म आप याद रखना 12 जनवरी। और 12 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, युवा दिवस मनाते हैं भाई। ये भी आप याद रखना 12 जनवरी, ठीक है। 12 जनवरी बात हो रही है इनके जन्म की, तो 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुई थी, मृत्यु यानी कि निधन इनका कब हुआ था, मृत्यु हुई थी इनकी, मृत्यु हुई थी इनकी 4 जुलाई, कहाँ गया, 4 जुलाई 1902 में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पे हुई थी, कोलकाता में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, उसके बाद इनके बचपन का नाम भी आप याद रखना, बचपन का नाम, तो इनका जो बचपन का नाम था वो क्या हो जाएगा, बचपन का नाम था इनका नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, नरेंद्र नाथ दत्त, ठीक है। नरेंद्र नाथ जो है इनके बचपन का नाम था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है आसियान का सदस्य नहीं है। तो इनमें से कौन सा देश जो है वो आसियान का सदस्य नहीं है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो भारत है, भारत आसियान देश का सदस्य नहीं है। हम बात कर लेते हैं आसियान की। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन, ठीक है, ये फुल फॉर्म हो जाएगी भाई आसियान की। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1967 में। अगस्त 1967 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और जो है कहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी, तो ये बैंकॉक में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी आप याद रखना, बैंकॉक में जो है स्थापना हुई थी। ठीक है, बैंकॉक में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, यानी कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर जो है इसका जो इसका मुख्यालय हो जाएगा ये इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। जकार्ता किसकी राजधानी है, ये जकार्ता इंडोनेशिया की, नेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया की ये राजधानी हो जाएगी। और आसियान के जो संस्थापक सदस्य देश हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे, तो आसियान संस्थापक सदस्य
संस्थापक सदस्य देश जो है वो कौन कौन से हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे भाई इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, और क्या हो जाएगा, फिलीपींस हो जाएगा, फिलीपींस हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, और दो और देश थे, कौन से थे अभी याद नहीं आ रहा, फिलीपींस था और कौन सा था इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर हो जाएगा, सिंगापुर, सिंगापुर और थाईलैंड, इन देशों की जो है ये स्थायी सदस्य थे। ठीक है, इन्हीं देशों ने जो है आसियान की जो है स्थापना की थी 1967 में। ठीक है, कहाँ की थी, तो ये बैंकॉक में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है, इनमें से किस समिति की अनुशंसाओं के आधार पर भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की यहाँ पे बात हो रही है। तो जो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है हमारा, ये इसकी स्थापना सबसे पहले कहाँ पे हुई थी, 1992 में इसकी स्थापना हुई थी बम्बई के अंदर। ठीक है, ये कहाँ पर है, बम्बई में दलाल स्ट्रीट के अंदर अवस्थित है, दलाल स्ट्रीट, ठीक है, 1992 में जो है इसकी स्थापना हुई थी हमारे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, और ये बंबई के दलाल स्ट्रीट्स में अवस्थित है। समिति पूछी गई है, किस समिति के अनुशंसाओं पर जो है इसकी स्थापना की गई थी, तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, फेरवानी समिति की अनुशंसाओं के आधार पर भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो है स्थापना की गई थी। उसके बाद फेरवानी समिति जो है ये कब गठित की गई थी, तो फेरवानी समिति जो है 1991 में गठित की गई थी। ठीक है, उसके बाद आप क्या याद रख सकते हैं, वेंकट चलैया समिति जो है ये कब गठित की गई थी, तो ये 1991 में जो है गठित की गई थी। ये दोनों समितियों की भी जो है एस्टेब्लिश डेट आपको याद रखनी होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया, नई रोशनी योजना डैश की महिलाओं की सशक्तिकरण हेतु शुरू की गई एक सरकारी कल्याणकारी योजना है। तो नई रोशनी जो योजना है ये किन महिलाओं के लिए जो है शुरू की गई थी, तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु शुरू की गई थी ये नई रोशनी योजना को। ठीक है, इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन के बारे में होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र तो भाई बहुत बार पढ़ चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ये वर्ड तो आपको याद ही होना चाहिए। ठीक है, 1945 को हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक है, महासभा ने यूनिडो की स्थापना हेतु वर्ष में एक प्रस्ताव पारित किया था। तो यूनिडो की स्थापना के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र ने कब एक प्रस्ताव जो है पारित किया था, तो ये किया था 1966 में। ठीक है, 1966 में जो है ये एक यूनिडो की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था संयुक्त राष्ट्र ने। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करूं तो 19, इनमें से किसने भारत में 19वीं शताब्दी के अंत में प्लेग की जांच करने में असफलता आएगा भाई, यहां पे सफलता नहीं असफलता, असफलता के कारण पुणे के कमिश्नर रैंड की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो किसने गोली मारकर जो है कमिश्नर रैंड की गोली मारकर हत्या कर दी थी, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दामोदर चापेकर ने जो है 19वीं शताब्दी के अंत में प्लेग की जो है बीमारी फैल गई थी, उसी की जांच जो है अच्छे से नहीं कर पाए थे ये कमिश्नर रैंड, जिसके कारण जो है ये दामोदर चापेकर ने जो है इनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का जो मुख्यालय है ये हो जाएगा हमारा मुंबई में अवस्थित है। और मुंबई जो है भारत की इकोनॉमिक राजधानी भी है। ये भारत की कौन सी राजधानी है, भारत की इकोनॉमिक राजधानी भी है। इकोनॉमिक या फाइनेंशियल जो भी आप समझना चाहें, इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। वैसे भारत की राजधानी दिल्ली है भाई। ठीक है, पहले भारत की राजधानी कौन सी होती थी, कोलकाता होती थी। 1911 में इसको जो है
स्थानांतरित कर दिया गया था मुंबई के अंदर, दिल्ली के अंदर, माफ कीजिएगा, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई के अंदर ये अवस्थित है। और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जो स्थापना है ये कब हुई थी? तो स्थापना इसकी हुई थी भाई सितंबर 1987 में। सितंबर 1987 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोकटक से याद आया भाई, लोकटक जो झील है ये कहाँ पर अवस्थित है? सभी जानते हैं, काफी घिसा पिटा आंसर है, मणिपुर जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये लोकटक झील जो है मणिपुर में अवस्थित है। पूर्वोत्तर भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, ये भी आप याद रखना। कौन से पानी की झील है? ताजे पानी की झील है, यानी कि मीठे पानी की झील है, ताजे पानी की झील। हो सके तो भाई इन तीनों चारों की जो है मुझे राजधानी बता देना, ठीक है। उड़ीसा, मेघालय, राजस्थान। राजस्थान की मैं बता देता हूँ, जयपुर है। बाकियों की आप बताएंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो जो नाभिकीय रिएक्टर होता है उनमें ईंधन के रूप में जो है किसका उपयोग किया जाता है? तो ये यूरेनियम का उपयोग जो है ईंधन के रूप में किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किस किस का उपयोग किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में, लिख देता हूं मैं, नाभिकीय ईंधन के रूप में यूरेनियम, यूरेनियम जो आपको इसको आंसर भी दिख रहा होगा, यूरेनियम, प्लूटोनियम, प्लूटोनियम और थोरियम। ठीक है, इन तीनों का यूज किया जाता है, यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम। और सबसे ज्यादा जो है यूज किसका किया जाता है? यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239, प्लूटोनियम 239 सबसे ज़्यादा यूज इन्हीं का किया जाता है, ठीक है। यूरेनियम, प्लूटोनियम, इनका यूज किया जाता है सबसे ज़्यादा नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में जो है सबसे ज़्यादा यूज किसका किया जाता है? यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 23 में बोला गया यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंदरिया महादेव मंदिर जो है ये कहाँ पर अवस्थित है? ये खजुराहो में अवस्थित है। और खजुराहो को जो है विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। सबसे पहले आप ये याद रखना भाई, ये जो खजुराहो है, कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? मध्य प्रदेश में अवस्थित है, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में अवस्थित है। खजुराहो गांव में है ये, खजुराहो गांव है, खजुराहो, वहीं पर ये अवस्थित है, ठीक है। खजुराहो गांव में अवस्थित है। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये भी आप याद रखना। निर्माण किसने करवाया था? 999 ईस्वी में करवाया गया था। किसने करवाया था? चंदेल वंश के राजा थे, चंदेल वंश के राजा धंगदेव, ठीक है। धंगदेव के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? तो जल में घुलनशील जो विटामिन है वो हो जाएगा B1। जल में घुलने वाले विटामिन कुछ मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल। जल में घुलनशील घुलनशील विटामिन 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 कौन कौन से होते हैं जल में घुलनशील विटामिन? तो विटामिन बी हो जाएगा जो आपको इसी क्वेश्चन में दिख रहा है, विटामिन बी हो जाएगा, विटामिन सी हो जाएगा,
विटामिन सी हो जाएगा, विटामिन B1 हो जाएगा, विटामिन B1 हो जाएगा, जिसको क्या कहा जाता है, थायमीन बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, विटामिन B2 हो जाएगा, विटामिन B5 हो जाएगा, और भी काफ़ी सारे हैं, ये इतने आप याद रखना। विटामिन सी हो गया, विटामिन बी हो गया, विटामिन B1 हो गया, विटामिन B9 हो गया, ठीक है, विटामिन B12 हो गया, जिसको कोबलामिन बोला जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट में बोला गया है प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। तो प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है, सबसे पहले आप याद रखेंगे अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है ये किस भाषा में लिखा गया है, संस्कृत ग्रंथ में इसको लिखा गया है। और किसके द्वारा जो है इसको लिखा गया है, तो इसको जो है पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अष्टाध्यायी की रचना जो है, अष्टाध्यायी की जो है रचना पाणिनि ने की थी। और अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का एक प्राचीन ग्रंथ है, इसमें 8 अध्याय हैं, 8 अध्याय, और कितने हैं, 4000 सूत्र हैं। ठीक है, 4000 सूत्र है। पाणिनि ने इसे 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व लिखा था, ये भी चीज जो है आप याद रखेंगे, पाणिनि, पाणिनि। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अष्टाध्यायी क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया है, कंप्यूटर से रिलेटेड है, लाइन, डेजी व्हील, लेजर और ड्रम इनमें से किसके प्रकार हैं। तो किसके प्रकार हो जाएंगे ये, क्वेश्चन नंबर 26 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये प्रिंटरों के प्रकार है, यानी कि प्रिंटरों का नाम है लाइन, डेजी व्हील, लेजर और ड्रम, जो है ये प्रिंटर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया है, इनमें से किसे FIF द्वारा 2021 फिल्म अर्काई पुरस्कार से जो है सम्मानित किया जाएगा। तो ये सी अमिताभ बच्चन है, आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, 2021 का करंट अफेयर है, काफ़ी इसमें कुछ स्टैटिक बताने वाला नहीं है, इसीलिए आगे चलिए। 28 में बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है। तो स्प्रेडशीट का जो है उदाहरण कौन सा हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 का नहीं, 28 का राइट ऑप्शन हो जाएगा भाई ए हो जाएगा, पावर पॉइंट नहीं होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ये स्प्रेडशीट का उदाहरण हो जाएगा। ये जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है ये प्रेजेंटेशन है भाई, प्रेजेंटेशन। ठीक है, PPT जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है ये स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है, और ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ये डॉक्यूमेंट का उदाहरण है भाई, MS डॉक्यूमेंट। ठीक है, DOCUMENT, ये डॉक्यूमेंट का उदाहरण है। ठीक है, MS वर्ड की बात आई है तो भाई देख लेते सॉरी, MS वर्ड की जो है भाई स्थापना कब हुई थी, आप ये भी याद रखना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो स्थापना है 1983 में हुई थी। 1983 में स्थापना हुई थी। किस किस ने जो है इसकी स्थापना की थी, चार्ल्स सिमोनी, और किसने की थी, एक और बंदे ने की थी, चार्ल्स सिमोनी, और किसने की थी, रिचर्ड ब्राडली कहीं कहीं मिलेगा, सेम ही है यार, देख लेना। तो रिचर्ड ब्राडी और चार्ल्स सिमोनी ने 1983 में MS वर्ड की स्थापना की थी। ठीक है, MS वर्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया है, समर्थ योजना केंद्र सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित है। याद रखना है आपको, समर्थ योजना को संचालित कौन करता है, केंद्र सरकार करता है, सबसे पहले आपको ये याद रखना है। और उसके बाद आपको ये याद रखना है कि ये जो स्कीम है, समर्थ योजना जो स्कीम है केंद्र सरकार की, ये वस्त्र मंत्रालय से संबंधित है, यानी कि वस्त्र से ये जो स्कीम है वो संबंधित है। तो समर्थ योजना को लागू कब किया गया था, तो ये केंद्र सरकार के द्वारा जो है 2017 में लागू की गई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कपड़ा उद्योग से ये संबंधित है, वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 30 में, भारत में से इनमें से किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की
पहल की थी, तो ये हो जाएंगे लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक इनको माना जाता है। इनके कार्यकाल की बात करूं तो 1880 से 1884। ठीक है, कार्यकाल रिपन का ये आ रहा था। और इनके समय में एक और इंपॉर्टेंट काम हुआ था। क्या हुआ था? नियमित जनगणना। नियमित जनगणना कब हुई थी? 1881 में। ठीक है, 1881 में हुई थी। जनगणना की बात करूं तो प्रथम जनगणना कब हुई थी? ये हुई थी 1872 में। ये मायो के समय में हुई थी। ठीक है, ये नियमित जनगणना नहीं थी 1872 वाली, नियमित जनगणना थी 1881 से जो है नियमित जनगणना शुरू हो गई थी। ठीक है, तो ये 30 जो है थर्ड ऑप्शन इनका राइट करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड रिपन के समय में जो है निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की गई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेज शासन का विरोध करना शुरू किया, जहां नाना साहिब के डैश स्थित महल को झांस इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया था। तो ये नाना साहब का कौन सा जो है महल था जिसको मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया था? 31 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये बिठूर में स्थित महल था भाई। ठीक है, बिठूर जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बिठूर स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में जो है किया गया था। 1857 का विद्रोह जो है 1857 का विद्रोह तो ये भाई 1857 का जो विद्रोह था इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी बोला जाता है या फिर सिपाही विद्रोह भी बोला जाता है। शुरुआत कब हुई थी इसकी? शुरुआत हुई थी भाई 10 मई 1857 को। मई 1857 को। ख़त्म कब हुआ था? ख़त्म हुआ था भाई जून 1858 में जो है ये ख़त्म हुआ था। ठीक है, ये भी चीज़ आपको याद रखनी होगी। उसके बाद किन किन नेताओं ने जो है इनका जो है वो किया था, मतलब कहाँ कहाँ से जो है इनका नेतृत्व किया था, किसने किया था? मैं बोल रहा हूँ, लिखने में टाइम वेस्ट होएगा। मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से आप सुनिएगा। ठीक है, खान बहादुर, जो हमारे खान बहादुर थे, इन्होंने बरेली से विद्रोह का नेतृत्व किया था। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से विद्रोह का नेतृत्व किया था। कुंवर सिंह ने बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद में जो है विद्रोह का नेतृत्व किया था। उसके बाद मौलवी लियाकत अली ने जो है इलाहाबाद और बनारस से विद्रोह का नेतृत्व किया था। उसके बाद तुफजल हसन खान ने जो है फर्रुखाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किया था। और इस समय बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध मुस्लिम प्रतिरोध किया था। तो अंतिम कौन थे? बहादुर शाह जफर थे भाई। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला गया तीसरी स्कॉर्पियो वर्ग पनडुब्बी आईएनएस डैश को 10 मार्च 2021 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। तो तीसरी स्कॉर्पियो वर्ग पनडुब्बी कौन सी थी जिसको 10 मार्च 2021 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था? तो ये करंज थी भाई, आईएनएस करंज थी जिसको 10 मार्च 2021 को जो है भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया है स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के बीच में चली थी। यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो पहली पंचवर्षीय जो योजना थी वो चली थी पंचवर्षीय योजना। कब से कब तक चली थी? 1951 से 1955 के बीच में चली थी।
ठीक है, 1955 के बीच में चली थी। इसको लागू करने का जो काम होता था वो किसका होता था? योजना आयोग का काम होता था। योजना आयोग जो है पंचवर्षीय योजना बनाता था और इसको लागू करता था। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में जो है योजना आयोग की स्थापना हुई थी। योजना आयोग को डिसॉल्व 2014 में कर दिया गया था। इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। नीति आयोग की स्थापना इसके स्थान पर की गई थी। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। पहले प्रथम अध्यक्ष प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी थे और जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? तो प्रथम उपाध्यक्ष जो थे वो थे अरविंद पनगड़िया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके ऑप्शन की। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की जो है स्थापना की गई थी? ये की गई थी राउरकेला इस्पात संयंत्र की जो है स्थापना की गई थी। पहली पंचवर्षीय योजना कब आई थी? 1951 में आई थी। अंतिम पंचवर्षीय योजना कब आई थी? तो अंतिम पंचवर्षीय योजना आई थी 2012 में। 2012 में आई थी और 2012 से कब तक चली थी? 2017 के बीच में चली थी। टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं जो है आ चुकी हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला गया भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि संबंधित वर्णन किया गया है? तो भारतीय अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 3 के अंदर जो है नए राज्यों के गठन और सीमाओं के फेरबदल इत्यादि संबंध मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 35 में सागा 220 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा निर्मित सागा 220 क्या है? तो ये जो सागा 2020 है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के द्वारा ये स्थापित किया गया है। ठीक है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को जो है इसकी स्थापना हो गई थी। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दिखे, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, यहाँ पे देख लेना, अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि ISRO। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1969 को हुई थी। बात DRDO की आएगी तो DRDO की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1958 में हुई थी। CSIR की बात करूँ तो CIR की स्थापना 1942 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद ये इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर में हो जाएगा भाई, DRDO का दिल्ली में हो जाएगा। ठीक है, बात होगी क्वेश्चन नंबर 35 की। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुपर कंप्यूटर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 36 की बात करूं तो वायुमंडल में तड़ित द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण हो सकता है? तो वायुमंडल में जो तड़ित द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण हो सकता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन गैस का जो है स्थिरीकरण हो सकता है। इन क्वेश्चनों में ज्यादा बताने लायक कुछ है नहीं, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी आगे चल रहा हूं। 37 में बोला गया स्पेस एक्स ने जनवरी 2021 में एक बार में कितने उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने का जो है नया रिकॉर्ड बनाया था? तो ये 2021 की बात है, ये भी आप याद रख लेना, जनवरी 2021 में। ठीक है, तो ये कितने उपग्रह भेजे थे? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 143 जो है उपग्रह इनके द्वारा भेजे गए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्पेस एक्स। ठीक है, 38 में बोला गया कार्ल लैंडस्टीनर को इनमें से किसके लिए जाना जाता है? तो कार्ल लैंडस्टीनर जो थे इनको किसके लिए जाना जाता है? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्त समूहों के वर्गीकरण की जो है खोज इनके द्वारा की गई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 39 में बोला गया है उस द्वीप का नाम क्या है जहां नेल्सन मंडेला को उनके 27 वर्ष की कारावास अवधि में से 18 वर्ष के लिए कैद किया गया था? तो कौन सा द्वीप था? रोबेन द्वीप था। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो नेल्सन मंडेला थे, आप जानते होंगे नेल्सन मंडेला को, इनको 27 वर्ष की जो कारावास की सजा हुई थी, इनमें से 18 वर्ष की अवधि इन्होंने किस जेल में काटी थी? तो रोबेन द्वीप के अंदर जो है 18 साल इनको कैद किया गया था। इस द्वीप का नाम था रोबेन द्वीप। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करूं तो 40 में क्या कहा गया है? किस पर्यटन सर्किट को भारत सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई स्वदेश दर्शन योजना में शामिल नहीं किया गया है? तो नहीं किया गया है, तो पर्वतीय सर्किट को जो है भाई इसके अंदर शामिल नहीं किया गया है।
लास्ट क्वेश्चन रह गया 41, इसको भी देख लेते हैं। 41 में क्या कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थित विश्व का प्रमुख शिप ब्रेकिंग केंद्र है? तो कौन सा हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलांग। भारत अलांग में जहाज तोड़ने का यार्ड है। तो ये कौन सा यार्ड है? तो ये जो है जहाज तोड़ने का यार्ड है, जहाज तोड़ने का यार्ड। ठीक है, जहाज तोड़ने का यार्ड है। ये कहां पर अवस्थित है? गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र पे। सौराष्ट्र क्षेत्र में ये अवस्थित है। और बात करें इसे 1983 में रेतीले समुद्र तट के 10 किलोमीटर के क्षेत्र में छोटे पैमाने पर स्थापित किया गया था। बस आप साल याद रखना, 1983 में जो है इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये हो गए आज के हमारे 40 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो बस आपको इतना करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और शेयर करना है। ठीक है, लाइक और शेयर करना है। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब पर अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो है इस सीरीज की जितनी भी पीडीएफ है सारी बिल्कुल फ्री में आपको मिलेगी। कहाँ पर फ्री में मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल को मिलेगी। इसको ज्वाइन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे हम करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी पिक्स हैं वो सारी जो है प्रोवाइड करवाते रहते हैं, जिससे आपकी करंट अफेयर की भी जो तैयारी है वो होती रहेगी। ठीक है, तो ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।